देखो, हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी होगी कि जो हमें मार्केट में कैसे बनना है, वो कैसे वो। देखो, मैं एक वो व्यक्ति हूँ जो स्किल्स से नफ़रत करता है, क्योंकि मेरे पे खुद पे कोई स्किल्स है नहीं। तो ये मेरा सबसे बड़ा वरदान है। कैसे? हम एंटरप्रेन्योर कहलाते ही ऐसे व्यक्ति हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली देखो ना। मैं सीधा कहता हूँ, आई एम नॉट अ ह्यूमन। मैं कोई एक मानवीय व्यक्ति नहीं हूँ मात्र कि मैं केवल वो स्टेटमेंट दूंगा। मैं एक नेचर का रिफ्लेक्टर पर्सन हूँ। मैं नेचर के लॉ में देखूंगा, क्या नेचर में ये लॉ है, एग्जिस्ट करता है क्या? ये केवल एंटरप्रेन्योर नाम की चीज़ ह्यूमन ने बनाई है? अगर ह्यूमन ने बनाई, ह्यूमन की मीनिंग को मैं डिनाई करके मैं कोई एक बेटरफुल मीनिंग दूंगा जो कि बेटर टू बेटर होगी। जैसे नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को नेगोशिएट करना। द ह्यूमन मीनिंग ऑफ नेगोशिएटिंग मतलब कि नेगोशिएट मतलब कि किसी भी चीज़ को नेगोशिएट करना या अपने फेवर में लाना, केवल यही है। मैंने नेगोशिएटिंग को एडवांस कर दिया। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या करा, इस तरीके की सिचुएशंस मेक करना कि ऑटोमेटिकली वो आए तुम्हारे फेवर में, पर चीज़ को ऐसा लगे, उस चीज़ को ऐसा लगे कि वो खुद के फेवर में है। मतलब कि बहुत फेवर, व्यवहारिक काम करना, इकोनॉमिकली। ठीक है कि नेचर ऑफ ऐसे में क्या होता है, कभी भी कोई तुम्हारे विरोधी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रिएक्शन तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी डिनाई होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब स्किल्स में बात आई। मैंने कहा स्किल्स इज़ द मेथड, ये एक आउटपुट या कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़ करी जा सके तो उसको प्रोवाइड कराना स्किल्स का वर्क है। क्या कहा है मैंने कहा स्किल्स कुछ नहीं, स्किल एक आउटपुट या एक मेथड है जो कोई चीज़ रिटर्न देता है, मतलब कि आउटपुट देता है ना। और वो आउटपुट एज अ हम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क प्लेटफॉर्म पे। मान लो मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किसी भी पर्टिकुलर टाइप की ज़रूरत है, मुझे एक कॉपी चाहिए, उस कॉपी में एक गत्ता चाहिए। ठीक है, अब कोई व्यक्ति उस गत्ते को बनाकर मुझे दे दे तो उसकी स्किल ये है कि वो गत्ता बनाने में एक्सपर्ट है, बेटर है, या मेरे को फुलफ़िल कर पा रहा है, मेरे को संतुष्ट कर पा रहा है, मेरे को खुश कर पा रहा है, जिसके बेस पर मैं उसको पे करूँगा। ये है एंटरप्राइजेस। कब तय करना क्या चीज़ हमें बनानी है, ये हमारा ब्रेन कहता है, मॉड्यूल्स कहते हैं। हम रिच पर्सन्स एज ए रिच पर्सन्स नहीं बनते। ऑब्सोल्युटली सी बात है, रिच पर्सन्स में 3 कैटेगरी आ जाती है। फर्स्ट कैटेगरी आती है एक्सट्रीम रिच, जो बॉटम से अप बनते हैं। एक होते हैं अप टू बॉटम, मतलब अप टू बॉटम का मतलब वो अप टू अप का मतलब ये है कि बाप दादा सब कुछ छोड़ गए, अब चीज़ें हो जाती है आसान, पैसे से पैसा बनाना आसान हो जाता है, लॉज पता होते हैं, रूल्स पता होते हैं। ठीक है। थर्ड कैटेगरी वो होती है जिसको मान के चलो जो पढ़ लेती है। जैसे मान लो किसी ने कहा स्किल सीख लो, तुमने स्किल सीख ली, तो ये पूरा एम्प्लॉय वर्ल्ड है। एम्प्लॉय वर्ल्ड मतलब कि कंप्यूटर चलाना सीख लो, है, डेटा के संग मैनिपुलेशन करना सीख लो, डेटा एंट्री करने पर मत टिके रहो, डेटा के संग लॉजिक फिट करना सीख लो, तो ये एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट बन गए। ये अपनी लाइफ में करियर रिलेटेड हो गए। ठीक है, मैं कहता हूँ एक्सट्रीम रिच पर्सन जब पूछता है ना, क्या सोच रहे हो, पूरी भारत में अगर मैं कहूँ 100 करोड़ बहुत बड़ा रकम लगती है। एक्सट्रीम रिच जब पनपता है ना, यूँ मान के चलो ज़्यादा नहीं, 3 या 4 साल पे, 3 या 4 साल पे 10,000 करोड़ भी पार कर देगा। और मैं कह रहा हूँ आने वाले 50 साल बाद 100 ट्रिलियन डॉलर अचीव कर लेगा एक्सट्रीम रिच पर्सनैलिटी। है क्या एक्सट्रीम रिच पर्सनैलिटी में? ट्रेड, मेरी ही ट्रेड देख लो। बॉटम में मैं कोई स्पेशलिस्ट पर्सन नहीं हूँ, पर मैं स्पेशलिस्ट बन जाता हूँ, ओवर टू ओवर स्पेशलिस्ट बन जाता हूँ। मेरे तरीका एक पे नहीं है टिका, मैं 10 तरीक़ों के बेसिक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, अब इनका फ़ायदा क्या है? सपोज़ करो एक व्यक्ति है, एक बेसिक पढ़ रहा है, अब धीरे धीरे उसका कल आई बेसिक, वो क्यों बेसिक ही पढ़ रहा था, अब तक बेसिक पे क्यों था? क्योंकि वो जो एक्सपर्ट की थिंग्स थी, एक्सपर्ट्स की ट्रिक्स थी, एक्सपर्ट्स के आइडियाज़ थी, एक्सपर्ट्स की एवरीथिंग थी, उनको डिनाई कर रहा था। क्यों डिनाई कर रहा था? ह्यूमन हमारे अंदर इन्फ्लुएंस होता है कि एवरी टाइम हम एक दूसरे ह्यूमन से कहते हैं ये वो कर रहा है, पूरा समाज ये कर रहा है, मैं नहीं करूँगा। रिच पर्सनैलिटी में बहुत दिखता है। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। ठीक है, डिफरेंट में वो सही तरीके छोड़ देता है, राइट पाथ में छोड़ देता है ऑलवेज। ठीक है ना, तो भटकता फाइंड कर लेता है। ठीक है, धीरे धीरे गलाती समय के साथ अपने आप बना लेता वही तरीके, मीनिंग बदल के। टाइम बदला, मीनिंग बदली, वर्ड बदला। जैसे कि मैंने कही कि स्किल्स, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी,
क्या है रियलिटी में, मैंने अपने रिलेटेड मीनिंग बता दी। अब ये जो पाथवे है, मान के चलो किसी किताब में कोई शब्द लिखा था, अब वो शब्द मैंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं मान रहा, देन मैंने उसका रियल मीनिंग जान लिया, क्योंकि हो सकता था वो लिखा हो पर मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। जब मैंने कहा स्वयं हम पूर्ण ब्रह्मांड है, आप क्लैरिटी से समझ नहीं पाओगे, पर जब आप उसको खोजोगे, ढूंढोगे, फाइंड करोगे, एवरी टाइम इसमें फिगर आउट करोगे, देन आप खुद से जब मेक करोगे स्वयं और अहम, तब आपको पता चलेगा स्वयं हम वाकई में सब कुछ है। पर आप स्वयं हम नहीं कहोगे, फिर उसको हो सकता है आप गुरु शिष्य कह दो, आप हो सकता है कुछ क्या बोलते स्वयं हम की जगह काल ब्रह्म कह दो, तो ये नाम है, नाम बदल जाएंगे, पहचान नहीं बदलेगी। और हो सकता है स्वयं अहम से आपको केवल ये हो रहा मैं और मेरी आत्मा, ठीक है, परंतु जब आप काल और ब्रह्म से समझे तो मैं भारी रूप और काल अर्थात मेरा आंतरिक रूप, ठीक है ना। तो ये तो इसमें ये सेट्स हो जाते हैं थोड़े से, मतलब कि फंक्शनाइज हो जाती है कुछ वैल्यूज़ कि हाँ। अब जैसे फंक्शन है, कहने को मैं देखो सीधी सी बात बताऊँ, जब मैंने 9th क्लास में फंक्शन पढ़ा था, मेरे अंदर एक शुरुआत से ट्रेट है, जब लोगों ने फंक्शन पढ़ा था तो फंक्शन केवल इतना पढ़ा था, एक्स इनपुट डाला और वाई आउटपुट दिया, बस। मैं 9th क्लास का वो लौंडा हूँ जिसने फंक्शन को इस तरीके से बिहेवियर करा, अपने बिहेवियर में लाया कि जो JEE का बच्चा फंक्शन को लेकर ट्रेड करता है, मैं उससे ओवर ट्रेड करता हूँ। ओवर ट्रेड मतलब एवरी सेट ऑफ फंक्शन आर विल बी मेड, और मैं सेट इस तरीके से कहता था कि मैंने जब मैं 9th क्लास में था तब मैं सेट्स की बात करता था कि सेट ऑफ फंक्शन के ग्रुप ऑफ का एक इन्वॉल्वमेंट तक साथ में लेकर चले जाओ। और 9th क्लास में फंक्शन कहाँ से आ गया, रैशनल वगैरह ये सारी चीज़ें, इनपुट टू आउटपुट, हम बेसिक कंप्यूटरिंग पढ़ते, इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस, वहाँ मैं सेट ऑफ करता था। जो स्टोरिंग मेमोरी है 4th, ये मैंने खुद ने बनाई थी, खुद ने। बाद में मैंने देखा कि हाँ इनपुट प्रोसेस आउटपुट ही केवल नहीं होता, एक प्रोसेसिंग मेमोरी भी होती है साथ में, ये मैंने खुद ने डेवलप करी थी। क्यों, मैंने सीधी सी कही थी कि इनपुट से आउटपुट इसका एंटी हो गया तो प्रोसेस का भी कोई एंटी होगा जो स्टोरिंग मेमोरी में होगा। तो ये फंक्शनाइज हो सकता है हम कि हम थोड़ा और एक्सटर्नल जान लेते, हम डीप जान लेते। डीप कैसे, मान के चलो एक व्यक्ति है सीधा साधा, ज़िंदगी पर बचपना मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस व्यक्ति है। इन्फ्लुएंस क्या जो है पीढ़ी दर इन्फ्लुएंस होता है। जो बच्चा 5 साल से 20 साल की उम्र में होता है वो प्रभावित हो जाता है अपने वातावरण से, ठीक है, प्रभावित हो जाता अपने वातावरण से। पर 5 साल से पूर्व जो बच्चा होता है वो प्रभावित नहीं होता, कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो भी नेचुरल है। नेचुरल के संग धीरे धीरे सोशल होता चला जाता है 5 से 20 साल की उम्र में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बच्चे का मतलब ये है कि उस युवा आयु को कह रहा हूँ मैं। और फिर इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है, एक जो इन्फ्लुएंस रहते और एक सेकेंडरी पर्सन जो इन्फ्लुएंस नहीं रहते। आया तो एवरी फंक्शन जो होता है, एवरी फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है कि देखो फंक्शन कुछ नहीं है, एक कनेक्शन ऑफ वेब है। अब एक कनेक्शन ऑफ वेब क्यों है, एक इनपुट डालोगे कई चीज़ों से इंटरेक्ट करेगा और अपना ही रूप बदल देगा। इनपुट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब क्या कहने वाली बात है, कोई सिग्नल है, एक ट्रांजिस्टर पे एक वायर लगा रखी है और उसको टचिंग करना है, ठीक है, टचिंग कर रहा हूँ और हटा रहा हूँ तो ऑन ऑफ का स्विच बन गया, ठीक है। अगर मैं डालता हूँ तो ऑन स्विच सिग्नल जाता है, ऑन सिग्नल जा रहा है, और यदि हटा दे रहा हूँ तो सिग्नल नहीं जा रहा, ठीक है। ये पाथवे है कनेक्शन। जब मैं ऑन डाल रहा हूँ तो कनेक्शन एक दूसरे से लिंक होकर वो रूप बदल ले रहा है। रूप कैसे, अब रूप कैसे बदल रहा है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को सिग्नल भेज रहा है इनफ्लेक्ट फॉर्म में। इनफ्लेक्ट फॉर्म मतलब अगर यहाँ से जितनी बार बटन दबाऊंगा उतनी बार वहाँ पे करंट पास होगा। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कैसे एनवायरनमेंट में तय हुई है, जितनी बार मैं यहाँ पर आउटपुट इनपुट दे रहा हूँ। आउटपुट ऑलवेज, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो मैंने कुछ, हाँ ये हम यूँ कह सकते हैं, मान के चलो कि हमने इंजन में फ्यूल डाला और गैस स्टोवन चले गया और हमने रोटी सेक ली, रोटी बनती आ गई। क्या रोटी फ्यूल से बनी है? नहीं, पर फ्यूल उसका पार्ट था एक। अगर फ्यूल पार्ट नहीं होता तो रोटी नहीं बनती। फ्यूल को हम एक्सटर्नली हम वो कर सकते हैं, मटेरियल अलग है और वो अलग है। पर मेजरली क्या बात करना है, फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, कनेक्शन ऑफ वेब क्यों है। कनेक्शन ऑफ वेब क्या है, कनेक्शन मतलब लिंक्ड है, एक वेब जो लिंक्ड है जिसके अंदर कई सारे मटेरियल है। किस टाइप का मटेरियल चाहिए, पर इनपुट ही आउटपुट में चेंज हो रहा है। ये आपको ओवरऑल चीज़ समझना है। कैसे
इनपुट टू आउटपुट कनेक्शनली वाइज चेंज हो रहा है। हो सकता है मटेरियल भी चेंज हो जाए, सॉलिड फॉर्म में भी चेंज हो जाए, या केवल फ्लो में उसमें इंटरनली जो वो है वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाए। अब ये तो बात होगी अलग। इधर मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि देखो मैं अभी इतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहा। विजुअलाइज का मतलब क्या है, सपोज़ करो मेरे पे इतना उदाहरण नहीं है कि मैं एक मशीन को किस तरीके से रियलिटी में ऑपरेट करती हूँ। मेरे दिमाग में मैं अटका क्यों, क्योंकि एक जगह मैं इक्वेशन फॉल्स बताने जा रहा था। जैसे ही गलत इक्वेशन बताने जा रहा था मेरे ब्रेन ने कहा ना 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 ना, हो सकता है मटेरियल चेंज हो, क्योंकि मेरा ब्रेन सब कुछ जानता है। मैं नहीं जानता इतना, पर मेरा ब्रेन ज़्यादा जानता है। मेरे ब्रेन ने तुरंत मुझे टोक दिया और फिर मैं क्या हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया। अरे फिर मैंने अपने वर्ड बदले, फिर और वर्ड बदले। ये क्या है, हमारी एक मैच्योरेशन है कि अभी मैं कुछ नहीं जानता, धीरे धीरे जान रहा हूँ अपने यहाँ पे मेजरली। तो मैं मैनुअली हमें क्या समझना है, एक एंटरप्रेन्योर की और एक रिच पर्सनैलिटी की क्या बेनिफिट होते हैं। रिच पर्सनैलिटी हम कहते हैं, प्रोडक्टिव मैन कहते हैं, परफेक्ट मैन कहते हैं, ये सब क्या है। देखो एंड टू एंड आपको ये समझना आना चाहिए, बेचना किसको है, यूज़ किसको कराना है, ओवरऑल पर्सन्स को, ओवरऑल ह्यूमंस को। ये सारे ओवरऑल ह्यूमंस इतनी ही छोटी कल्पना करते हैं, ठीक है। कैसे एक अच्छा व्यक्ति, नॉर्मल पर्सन या इमैच्योर पर्सन या एक बालक ये सोचता है मैं रूल्स का फॉलो करूँगा, रूल्स में वर्क करूँगा, रूल्स में मैं पैसा कमाऊँगा, और रूल्स में क्या बोलते हैं मैं अपने आप को अमीर बना लूँगा। बट रियलिटी में ये होता है कि एक मैच्योर पर्सन ये जान जाता है कि रूल्स बनाए उसके स्टॉपिंग के लिए है, वरना वो पैसा कमा लेता। रूल्स बनाए ही लागू इसलिए करे गए हैं ताकि और अमीर नहीं बन सके। ये रियलिटी है। रूल्स बनाए ही इसलिए गए हैं। देखो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, मैं तो तुम्हें थोड़ा सा यूँ बता दूँ टेक्निकली। एक होते हैं सामान्य, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं सामान्य व्यक्ति, ये तीन दो मैं अलग अलग सीक्वेंस में कहता हूँ। एक होता है सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति कैसे, गलत संगतों में पड़े हैं, चक्कू चूड़ी चलाने लग गए, डॉन बन गए, है ना। ये जो है सामान्य मानव है, ये अपनी जानों को बहुत महत्व रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, इनकी नीति होती है बचने होगे बच जाएंगे, नहीं बचने होगे नहीं बचेंगे, पर मृत्यु जरूर है। एक आते हैं बॉटम से अप बनने वाले। बॉटम से अप का मतलब क्या है, ये चीज़ें सीखते हैं, ये पहले अच्छे होते हैं शुरुआत में, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं, बिल्कुल गुड होते हैं, वो होते हैं। धीरे धीरे पहले ये कहते हैं रूल्स को फॉलो करो, एक व्यक्ति के संग सही करोगे तो सही रिटर्न मिलेगा, ठीक है, बहुत विश्वास करते हैं। धीरे धीरे हमें पता चलती है जिन रूल्स पे हम पैसा कमाने की सोचते हैं, वो रूल्स कभी हमें पैसा कमाने देना ही नहीं चाहते। कभी ये क्या करेंगे, अपनी मेंटलिटी चेंज करेंगे, अपनी माइंडसेट चेंज करेंगे। माइंडसेट में इनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी जो कि गॉड पर्सनैलिटी होगी, जो कि कहेगी कि या रूल्स खुद मेक करो, खुद बनाओ। ये थोड़ा फिलोसोफिकल पर्सन होगा। थर्ड कैटेगरी क्या आएगा, थर्ड कैटेगरी वो आएगी जो पूरा ओवरऑल चेंज हो जाएगा। ओवरऑल चेंज का मतलब ये है, एक पर्सनैलिटी थी जो इन्फ्लुएंस होकर हो गई संगति में, एक पर्सनैलिटी जो थी समय के संग धीरे धीरे मैच्योर होके हो गई, और एक पर्सनैलिटी जो थी वो ओवरऑल मैच्योर होगी। ओवरऑल मैच्योर का मतलब ये है अब ये कोई निर्णय नहीं लेगा, ये रूल्स ब्रेक कर चुका पूरे पहले के। अब इसका पास्ट, क्योंकि पास्ट एक ऐसा बोझ है जो प्रेजेंट से फ्यूचर जाने में सबसे ज़्यादा दूरी तय कर दवा देता है। समझ लो कि पीछे एक बोझ था, 10 कदम ही चलने थे और मंजिल मिल जाती, पर वो 10 कदम इसलिए भारी लग रही क्योंकि 500 किलो का बोझ कंधे पे था। बेहतर क्या था, त्याग दो, जो त्याग देगा वो आगे बढ़ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो रूल्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप अमीर नहीं बन सको, क्योंकि रियलिटी है। क्या ऑब्जर्व करना होता है समय के साथ। मेरा पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व ये करना होता है मार्केट प्राइस कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी वो कर लो, 10-15 हज़ार रुपये से फालतू है नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट सेट, ठीक है। तुम जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी वो कर लो, कितने भी 5 साल 10 साल पढ़ाई 15 साल पढ़ाई कर लो, एंड टू एंड या तो तुम बेरोजगार होगे या तुम 60 या 1 लाख की नौकरी पे पा रखे होगे महीने की, ठीक है। तुम कितना भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, आज नहीं तो 10 साल बाद तुम क्या बोलते हैं 60 लाख रुपए, वो क्या बोलते हैं 60,000 या 1 लाख रुपए महीने की तुम इनकम कर लोगे अपनी ईजिली। क्यों, सब में क्या है, डिसिप्लिन है सब में। ये कहने वाली बात है कि सब में तुम एक दुकान खोल लो, एक दुकान पे लगातार काम करते रहो, 10 साल बाद तुम अपनी सेल बढ़ा ही लोगे। क्यों, क्या यहाँ पे
वर्क मैटर करा है या डिसिप्लिन मैटर करा है? यूनिवर्सल लॉ डस डिसिप्लिन मैटर करा है कि लगातार करने वाला प्रयास या प्रयत्न सफल होता ही होता है, कभी विफल नहीं कहलाता। कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग, ये सारी चीज़ें एक ही है, सब एक ही सेट ऑफ फंक्शन है कि जब फंक्शंस को कई सारे को वेव में डाल के एक जगह आउटपुट की तरफ वो कर देते हैं तो आउटपुट बड़ा एफिशिएंट बनता है। परफेक्ट चीज़ें ऐसी ही बनती है कि जब उसको परफेक्ट बनाना होता है तो सिनेरियोस बनाते हैं परफेक्ट। ये कैसे और बेटर हो सकता है, और बेटर हो सकता है, धीरे धीरे बेटर टू बेटर, बेटर टू बेटर, बेटर करके परफेक्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। यूनिवर्सल लॉ तो केवल सिचुएशंस पर निर्भर करता है, वो कभी यूँ नहीं कहेगा कि एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, सादर्श है। कभी भी सादर्श नाम की कोई चीज़ नहीं, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। एक फजल के लिए परफेक्ट हो सकती है, पर वो ज़रूरी नहीं कि एक ही फजल हर फजल में लग रही है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। क्यों? एक फजल का कोई शेप होगा, ऐसी फजल कौन सी होगी जो निराकार होगी, जो अपने आप को बदल रही है, ठीक है। बदली हुई फजल रियलिटी में एग्जिस्ट करती कि नहीं, करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी मास्टर की वही मास्टर की होती है जो सब तालों में लग जाती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हर ताले में लगे, एवरी लॉक पे लगे, ज़रूरी नहीं, क्योंकि लॉक का मैकेनिज़्म पे, सिंपल मैकेनिज़्म में मास्टर की चलती है, पर रियलिटी में मास्टर की का अगर लॉक ही बिल्कुल डिफरेंट है तो हर जगह मास्टर की नहीं चलेगी। ये हकीकत है। पासवर्ड क्रैक करना ज़रूरी नहीं, मान लो पासवर्ड तुम क्रैक करो किसी और अल्फ़ाबेट में, अगर किसी और डिजिट्स का बना दिया, किसी और वैल्यूएशन का बना दिया, और किसी लॉक का बना दिया, तो आप पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते। कैसे? इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ों को हैक करा जा सकता है, विदाउट इंटरनेट कनेक्टेड चीज़ों को हैक नहीं करा जा सकता। लिमिट आ गई। क्यों लिमिट आ गई? रियलिटी है ऐसी। क्या सोचता है एक एंटरप्रेन्योर? सोचता है उसे ये समझ में आया 10-15 हज़ार रुपये ठीक है, अब 10 साल 20 साल फूको अपने, है ना, तो क्या बोलते हैं आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, ठीक है लाइफ के। पर वो 10-15 साल गए, हमें चाहिए कि तरीका ढूंढो, तरीका फाइंड करो, तो उसे समझ में आएगा लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। झूठ बोल के लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, गलत तरीक़ों से लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, दूसरों को लूट के। क्योंकि हकीकत है, अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैं कैलकुलेशन कर रहा कि देखो बेसिक्स की कैलकुलेशंस क्या होती है। बेसिक्स की कैलकुलेशन, मान लो मैं क्या बोलते हैं, मुझे स्टॉक में पैसा लगाना है, 15% रिटर्न मिल रहा है मुझे मेरे पैसे पे, ठीक है, म्यूचुअल फंड पे, जिसमें रिस्क भी है, ठीक है। मैंने कहा 10 बंदे या 5 बंदे ऐसे लॉयल मिल जाओ जो पैसा अपना इकट्ठा करो, मैं कहता हूँ ज़्यादा कमा लोगे, पर रियलिटी में उसकी कितनी परसेंट आ रही है? 6%, पर्टिकुलर 1% की 6% से ज़्यादा बैठ ही नहीं रही, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई 6% बैठ रही है। मैंने ऐसी कहा, मान लो पोर्टर है, पोर्टर के द्वारा तुम क्या बोलते हैं डिलीवरी, वो टेम्पू चला के डिलीवरी बुक कर रहे हो, ठीक है, तुम कमा रहे हो मान के चलो 1500 रुपये। उसकी जगह खुद से अगर बात कर लोगे तो ज़्यादा कमाओगे। यहाँ तो ये लोग फिट हो रहा है, बट यहाँ भी एक सीन है, पोर्टर यूनिवर्सली चल रहा है, ज़्यादा ग्लोबली चल रहा है, ये लोकली कभी आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, बट हाँ सेल ज़्यादा ये देगी। बट यहाँ क्यों नहीं फिट हो रहा है ये लोग इंटरेस्ट में? कहीं भी हम इन्वेस्ट करें इकट्ठा करके, क्योंकि हकीकत में ये है इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिल रहा है, पैसा ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, 40% 45% मिल रहा है, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हो तुम डायरेक्ट, परंतु वो बिज़नेस 5 जनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, एक बिज़नेस। फिर यहाँ पे क्या होता? लूट ही लिया जाता। एक व्यक्ति ऐसा होता मॉड्यूल जो 30 या 35% खुद अपना लेता, बाकी सबको चूना लगा देता। ये है रियलिटी, इस तरीके से चलती रियलिटी। ऐसी अच्छे काम करके कोई भी व्यक्ति 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, कोई फ़ायदा है कभी। आईटी का काम करके कोई भी व्यक्ति, देखो आईटी में कोई वो नहीं है, आईटी मतलब एक स्पेशलिस्ट फील्ड, कुछ भी चीज़ इन्वेंट कर सको, कोई भी चीज़ न्यू ला सकते हो, ये आईटी है। और न्यू की तो ऐसी चीज़ है भाई हकीकत में कि न्यू जो चीज़ें हैं वो नई चीज़ें हमेशा यूज़ में आती है, ठीक है, परंतु मार्केट डिमांड के अनुसार। अगर आपने समय से पहले कोई चीज़ ऐसी बना दी, मान लो इलेक्ट्रिक की खोजें या क्या बोलते हैं पानी पे चलने वाली कारें पहले बन गई थी, पर उनके व्यक्तियों का क्या हाल हुआ? निपटा दिया। क्यों? जो ऊपर बैठी हुई अथॉरिटी है, जैसे टेस्ला के संग क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रिक वायर बना रहे थे हैं, इलेक्ट्रिक वायर वालों का धंधा चल रहा था, क्या हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ
समझदारी इसमें है जहाँ बहुसंख्यकवादी व्यक्ति अगर अत्यधिक हो तो वहाँ समझदारी ये है कि उनमें मिल जाओ चुपचाप। समय आने पर परिस्थिति बदलेगी, समय आने पर सबकी मुंडियाँ उठवा दो। यहाँ क्रूरता दिखती है, दिस इज द वे। पर अगर उनके विरुद्ध जाओगे तो या तो आप समझ जाओ कि यू आर द गॉड। अगर आप गॉड हो तो वो आपको मारेगी नहीं, वो भी उसमें प्रकृति खेल रचा देगी। खेल क्या रचा देगी? खेल ये दिखाएगी, खेल का प्ले करेगी। सपोज करो ये व्यक्ति की काम है, अभी वर्क है, नहीं मारेगा आपको मेजरली, ये लाइफ में चलता रहेगा। पर यदि अगर आप सामान्य व्यक्ति हो तो ध्यान रखें, साधारण व्यक्ति हो तो ध्यान रखें, दर्द होता है तो ध्यान रखें, दिमाग नहीं चलता तो ध्यान रखें। आपको नहीं पता कि आपकी डेस्टिनी कहाँ है, हो सकता है वही लिखी हो, निपट जाओगे जल्दी। और यदि अगर आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी 10 साल बाद लिखी है तो जाके खुले में लड़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ दर्द होगा। एहसास तो होगा, एहसास एक ऐसी चीज़ है जो नहीं जाती। एहसास होता है जगहों का, चीज़ें त्यागने का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, हर एक चीज़ का जो भी एहसास होगा वो होगा। मृत्यु का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद वो एहसास लौट नहीं सकता, मृत्यु नहीं होगी किसी जगह से। ऐसे ही मैं एक चीज़ बताऊँ, आप कोई चीज़ त्यागते हो, त्यागने का मतलब ये, मैं ये जगह स्थान भी अगर त्यागना चाहूँ ना, मैं खुद की इच्छा से नहीं त्याग सकता। मुझे मेरा इन्वायरमेंट जब कहेगा तभी मैं त्यागूंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के हक़ में है ये चीज़ें, मेरे हक़ में नहीं है। मेरे हक़ में क्या है, मैं अपने आप को किस तरीके से हैबिचुअल बनाऊँ, क्या मुझे इसके संग इन्फ्लुएंस होना है, क्या मुझे प्रभावित होना है, ये नहीं होना, मुझे कुछ और होना है। बस यही ट्रेट मुझे आकर्षित बनाती है दुनिया में। मेरा रंग मुझे आकर्षित नहीं बनाता, मेरी थिंकिंग मुझे आकर्षित नहीं बनाती, बस यही आकर्षित बनाती है। क्या मैं प्राकृतिक तत्वों से आकर्षित प्रभावित हो रहा हूँ? यदि नहीं हो रहा तो मैं उनको प्रभावित कर रहा हूँ। यही मेरी रिच मेंटेलिटी कहलाती है कि रिच माइंडसेट यही कहलाता है कि वह स्वयं प्रभावित ना होकर दूसरों को प्रभावित करता है, और दूसरों को जब प्रभावित करता है तो उसका मतलब ये है वो बिक्री बना रहा है, अपनी सेल बना रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है अपनी। इसलिए मैंने कहा टाइम परचेज करो, टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल। टाइम क्या है? टाइम की वैल्यू बढ़ाओ। टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे, एक समय के बाद तुम्हारी वैल्यू बढ़ती चलेगी, क्योंकि इवेंचुअली चेंज होते हैं। इवेंचुअली चेंज होने का मतलब ये है, आज तुम कुछ और हो, कल कुछ और हो, कल कुछ और होगे। कोई मैटर नहीं करता कि आज तुम 1 लाख कमा रहे हो तो 10 साल बाद तुम 10 लाख कमाओगे, नहीं। आज हो सकता है 1 लाख कमा रहे हो तो 2 साल बाद हो सकता है 5 लाख कमाओ, फिर 3 साल बाद हो सकता है कि 5 से डायरेक्ट 25 लाख कमाओ, और हो सकता है डायरेक्ट 25 लाख के बाद सीधा 1.5 करोड़ कमाओ। कोई इवेंचुअली कोई वो नहीं। और ये भी हो सकता है कि 1.5 करोड़ के बाद सीधा 5 लाख पे आ जाओ, फिर हो सकता है 5 लाख के बाद फिर 6 करोड़ पे आ जाओ, फिर 1.5 करोड़ पे आ जाओ, फिर 1000 रुपये में आ जाओ। ये लाइफ है, अप डाउन चलती रहती है। बट हाँ, इसका भी एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, क्योंकि ये तो अनवेरिएबल है। अनवेरिएबल मतलब कि कोई फिक्स्ड मैनर नहीं है इसका वेरिएबल का। बट हाँ, इसका भी पैटर्न है। पैटर्न क्या है? सिचुएशन देख लो। 6 करोड़ वाली में ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि वो 6 से 1.5 में आ गया। कैलकुलेशन वो जो मैंने क्रिकेट वाली बहुत पहले दी थी, कि हम अपनी कैलकुलेशन को बेटर करते हैं, सिचुएशंस को, तब हमें समझ आएगा। परिस्थिति को देख के हम कुछ निर्णय लेते हैं, बेटर टू बेटर। गुण और चाल को देख के भविष्य बताते हैं, ठीक है। कोई ऐसी नहीं कि सपने में देख कर बता दे, नहीं, चीज़ें देख के, भाप के, ऑब्जर्व करके। अब यहाँ पे जैसे हमें समझ में आया इस सर्कमस्टेंस में कि भाई यहाँ पे कोई कितनी भी मजदूरी कर ले, कितना भी रूल्स में चले, कितना भी कुछ काम कर ले, 10-15 हज़ार से ऊपर की सैलरी नहीं कमा पाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी वो मेहनत कर ले, लाइफ को एक हद तक ही अमीर बना पाएगा, उससे ज़्यादा अमीर नहीं बना पाएगा, और वो भी तब जब वो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। बट अब मुझे ये समझना है एंड कि करे क्या, कि ड्रग्स बेचने लग जाए, क्या गांजा बेचने लग जाए, क्या भांग बेचने लग जाए? नहीं, इतने ऊपर मैं क्यों जाना। और ना ही ऐसा भी जाना कि चुपचाप बेच रहे हो, चुपचाप बेच रहे हो। चुपचाप मतलब कि 3 तरह की, अब मैं थोड़ी ट्रेंड बताऊंगा जो एक रिच, अलग अलग रिच पर्सन्स पर डेवलप होती है। अलग अलग मतलब कि 3 तरह के रिच पर्सन है, 3 तरह के में 3 अलग अलग तरह की। एक व्यक्ति वो जो गलत काम करके पैसा बनाए। गलत काम करके कैसे? पहला व्यक्ति वो जैसे मान के चलो ड्रग्स बेच रहा है, गैर कानूनी लड़कियों का स्मगलिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। ये है इन्फ्लुएंस व्यक्ति, ये है सामान्य रिच, सामान्य पर्सन, मतलब कि जो बुरा आदमी है, गंदा आदमी है, नीच आदमी है, ठीक है। इसका तो करेक्टर ही ऐसे, संगतियों में पनपा ऐसी, ठीक है। अब आगे थोड़ा अपर लेवल में। अपर लेवल के कैसे हो गए? अच्छे खासे थे, ज़िंदगी थे, पर इनको पता चल गई कि रूल्स बनाए इसलिए कि हम गरीब रहे, तो इन्होंने क्या करा? लूप होल्स क्रिएट करने लग गए। लूप होल्स क्रिएट करने लगे। लूप होल्स कैसे? धीरू भाई अंबानी के लिख लो, चांदी का कॉइन पिघला के बेचने लग गए।
बन गए, एक बार पैसा आया, फिर दिमाग था, दिमाग के साथ वो चाय बनने से अमीर नहीं बने कि चाय बनने के बाद अमीरों की भी संगति में रहने लगे तो संगत आने लगी, रंगत आने लगी। नहीं, दिमाग होता है व्यक्ति का। अगर ऐसे हर अमीर बनना होता तो हर एक अमीर अमीर पर अमीर बनता चला जाता। बात होती है रंगत संगत काम करती है। पर मेजरली मैं एक्सट्रीम रिच पर्सनों की बता रहा हूँ, जो बॉटम से आप बनते हैं वो कभी भी रंगत संगत में होते ही नहीं है। तो कहाँ से सीखेंगे? वो खुद से रियलाइज़ करते हैं, खुद से उनका ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है कि यहाँ तो कुछ नहीं रखा। देन वो रियलाइज़ करता है, यूनिवर्सली लो को खंगोलता है। और जब दूसरे यूनिवर्सली लो क्या है, आसपास की परिस्थिति को देखा और समझ गया कि ये तो एक ट्रेट है कि ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन को रिसोर्सेज का हनन करना नहीं देना चाहता। एक मानव ही दूसरे मानव का शत्रु है सबसे बड़ा। बेहतर क्या है, समय का वेट करो और इसी बड़े मानव की मुंडी काट दो। ये वही वाला सीन है कि एक राजा के पुत्र है, पुत्र बड़ा हो रहा है, समय आने पर उसी राजा की मुंडी उड़ा दी जिसने उसको सिंहासन में बैठने से मना कर दिया था और सिंहासन अपने हुकूमत में कर लिया। मैंने कहा था आखिर तक जो बचा है वही खेल का राजा है। जो चालू कर दे, चालू तो सब कर देते हैं, जो चालू नहीं करता वो तो अलग ही फील्ड में घूम रहा होता है। पर जो चालू कर दे और जो आखिर तक बना रहे वही असली गेम का वो है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट हो, आप बेटर चलो, कोई नहीं, जो आखिर तक टिका रहे वही लाइफ का वो है। अब आखिर के टिके का मतलब ये है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सेंस ऑफ मीन्स समझो। सेंस ऑफ मीन्स क्या मतलब, क्या समझना है इसका, एहसास का क्या फील करना है इस चीज़ में। देखो, फील ये करना है कि सेंस ऑफ मीन्स का मतलब ये है, यहाँ पे ये चीज़ देखो, मेरे सामने 1,00,000 बंदे हैं। अगर मैं परफेक्ट बनने की कोशिश करूँगा तो मैं उठाऊँगा अस्त्र, मैं कहूँगा उसमें शस्त्र उठा के मैं कहूँगा आ जाओ तुम में से जो भी है मारा जा, वो मेरे से आके लड़ लो, मैं ललकारता हूँ। ठीक है, गुड है, बेटर है, अगर आपको लगता है सामर्थ्य हो आप, ठीक है, बेटर है। परंतु आपको किस तरीके से आपको लग रहा है, क्या आपकी थिंकिंग है कि यहाँ पे सब ईमानदार है? पीछे से चक्कू किसी ने घुसेड़ दिया अपने राजों को बचाने के लिए, आप तो बेचारे क्या हो गए, हम तो धोखे का शिकार हो गए। यहाँ बुद्धि काम निकलाती, ठीक है, बुद्धि काम निकलाती। बुद्धि क्या कहती, चुपचाप रहो, अभी चुपचाप बंदे रहो, चुपचाप गुलामी की तरह जीते रहो। समय आने पर मुंडी काटने का जब मौका है तो फिर पीछे मत हटो, काट दो, तब बनोगे राजा। छल से, छल जो छला जाता है, ये लाइफ है, जीवन है, यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। तो छल कैसे करा जाता है, ये चीज़ें पकड़ी जाती है, ठीक है। ऐसी चुपचाप नीचे तो नीचे काम करते रहे, नीचे तो नीचे, कोई राजा से संबंध नहीं, कोई वो नहीं। पर जब राजा मौका दे तो संबंध बनाओ, लाइफ कहती है, ठीक है। देखो, मान के चलो तुम्हें राजा की गद्दी वो करनी है, तो ज़रूरी नहीं कि तुम चालाक हो, वो हो और राजा के नीचे वो चाटुदारी कर रहे हो और उनके से नीचे उनके तलवे चाट के धीरे धीरे बन के उनकी मुंडी काट दी, ठीक है। ये चालाकी होती है, ये अभी नहीं आए। सपोज़ करो आप एक ऐसे बच्चे हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो पैदा हुए, आपके संग आपके माँ बाप के संग हनन हो रहा है, आपके संग हनन हो रहा है, पर आपने सोचा एक दिन मैं राजा बन के दिखाऊंगा। तो अब क्या करें, दो तरीके हैं, या तो आप पैदाइशी चालाक बने हो, चालाक मतलब कि राजा के नीचे लग के चुपचाप हैं और चुपचाप लग के चाटुदारी करके किसी दिन राजा की मुंडी उड़ा के शासन वो कर लिया, एक्वायर। ये है परफेक्ट पर्सन, छायांतर व्यक्ति जो पैदा ही चीज़ के लिए होता है, कर्म के लिए। एक व्यक्ति वो, यार मैं तो कितना सीधा साधा हूँ, मैं कैसे करूँगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला सोच रहा है, यार ये तो कितना सीधा साधा है, तुम नहीं सोच रहे, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता कुछ क्या है, ठीक है ना। ऊपर वाला सोच रहा है ये तो सीधा साधा, ये कैसे बनेगा। या मान लो कोई और भगवान पूछ रहा है, हे भगवान ये बताओ, भगवान मतलब नेचर ऑफ फैक्टर, नेचर ऑफ फैक्टर मतलब कि जैसे वायु होगी, ये होगी कि देखो वायु देव ये बताओ, अग्निदेव पूछ रहा वायु, वो सूर्यदेव पूछ रहा वायु तुझसे, वायु देव ये बताओ जरा, क्या बोलते, ये व्यक्ति, ये बच्चा तुमने बनाया है, तुम्हारा पुत्र है, कैसे बनेगा ये नालायक, तुमसे लग भी ना रहा कि जाएगा ऊपर, मतलब राजा बन जाएगा। लेकिन अभी वेट करो, समय रखो, ऊपर वाली की सबकी कृपा है, ठीक है, ऊपर वाला प्रकृति की, ठीक है। समय बीता, धीरे धीरे से समझ में आने लग गया कि जो नियम बनाए जाते थे वो नियम केवल इसलिए बनाए जाते थे ताकि हम गरीब हैं। धीरे समय के ऐसे मोड़ आए कि ये चेंज होता चला गया। समय के संग ऐसा मोड़ आया कि अपने आप अपॉर्चुनिटी मिल गई। राजा के लोगों ने कहा ये फलाने टाइप का व्यक्ति इधर आ जाओ, ठीक है, तुम गए, तुम्हारे अंदर कोई ट्रेट होगा, कोई ट्रेट बन जाएगा उसी पल में। तुमने वो चीज़ इस तरीके से रिप्लाई दे दी, क्या कि मुझे तो पता नहीं था, मैंने ऐसा कैसे रिप्लाई दे दी, पर वो राजा को इम्प्रेस कर गया। अब राजा ने तुम्हें अपने कहा कि इसको मोड़े दो, वो दो। अब ऐसे सरकमस्टेंस 2 या 3 बार हो गए। अब तुम भी थोड़े से वैसे हो गए, सीधे साधे व्यक्ति हो, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें चला के आगे, वो आगे। अब समय के संग तुम संबंध बनाए जा रहे हो, अब चाटुदार तुम ऑटोमेटिकली बन गए। एक तो छायांतर बन था, एक तुम परछायांतर बन रहे हो डायरेक्ट, ठीक है, बन गए।
समय आया, राजा निपटा, तुम आ गए उसकी जगह। तुम परफेक्ट बने हो, परफेक्ट थे नहीं, परफेक्ट बने हो, तुम बॉटम टू अप बने हो। ठीक है, ये है छायांतर और परछायांतर में अंतर। ठीक है, छायांतर व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो परछायांतर एक्सट्रीम रिच कहलाता है। क्यों? उसको इसलिए मैं कहता हूँ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एक बालक की होती है, पर अधिकतर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट बचपन से पैदा होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सट्रोवर्ट वाले तो कभी चीज़ बुरा माने ही ना, क्योंकि वो तो नालायक होती ही है। नालायक क्यों होते हैं? वो दूसरे को नालायक कहते हैं। मैंने कहा ना, अहंकारियों से मैं बहुत वो रखता हूँ, एक्सट्रोवर्टों में ज़्यादा दिखती है। ठीक है, शुरुआत से जो तेज है तो समझ लो तुम तेज हो गए, सक्सेसफुल हो गए, पर एक्सट्रीम रिच की कैटेगरी में केवल वही होगा जो परफेक्ट नहीं होगा। इम्परफेक्ट जो होगा, रियल केवल वही होगा जो इम्परफेक्ट है। द नेचर इज इम्परफेक्ट, इसलिए रियल है। और नेचर के सामने आप क्या सोचते हो? मैं थोड़ा एक और मुहावरा बता दूँ, मीनिंग बता दूँ। पहली बात तो आप क्या सोचते हो? आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाया, आपने कोई कंप्यूटर बनाया, आपने कोई डिजिटल गेट बनाया, आपने कोई लॉजिक बनाया, आपने कोई भी मशीन बनाई, आपने कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, आपने कोई भी चीज़ बनाई, आपने किसी भी टाइप की कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई, आपने कुछ भी क्यों ना बनाया हो, आपने एक ह्यूमन ने कहीं तक भी विचार क्यों ना करो, सब नेचर की खेदें हैं। नेचर के लॉस प्ले कर रहे हो आप सबके साथ। नेचर जितनी थिंक करता है उससे ज़्यादा आप थिंक कर ही नहीं सकते। इसके प्रमाण मैं आने वाली वीडियो में देखूंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, परंतु मैं हकीकत बताऊँगा। जिस दिन नेचर ने सोचा आपको मिटाना है, आप इंसान क्या हो, कोई अन्य लोग के ना हो, कितनी स्पीसीज मिटा दी है। जरूरी नहीं इसी धरती पे हो, अनेकों धरतियों में कितनी स्पीसीज मिटा दी। धरती मतलब मेरा कहना है हैबिचुअल प्लैनेट्स को मैं धरती कह रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है ना, ऐसे कितने हैबिचुअल प्लैनेट होंगे जिनकी स्पीसीज आपसे भी विकसित होगी, उनको मिटा दिया होगा प्रकृति ने। प्रकृति मतलब उन्हीं के द्वारा उन्हीं ने अपना विनाश कर दिया, क्योंकि डेवलपमेंट में सीधा सा लिखा है लिमिट ऑफ सेट्स यहाँ पे फंक्शनल वर्क करते हैं। एक हद के बाद ऑटोमेटिकली समाने लग जाता है। ये है कि शून्य की वो, कि शिव का वो रूप जो शून्य से पनपा है और शून्य में ही समा जाता है। ये है पूरी चाल। ये है 3 रूपों की गाथा। चौथा रूप हो गया था वो देख रहा होता है केवल, बहुत चाल। ठीक है, क्रिएटर टू ऑपरेटर, ऑपरेटर टू कंट्रोलर, कंट्रोलर का काम डिस्ट्रॉय वापस क्रिएटर में बदल जाता है। ये पूरे वर्ल्ड के चल रहे हैं, पर इसके बाहर वॉचर वॉच कर रहा है, इसलिए। ठीक है, कि ओम से सब कुछ बना, ओम में सब कुछ समाप्त जाएगा, पर ओम केवल एक व्यक्ति नहीं, ओम केवल 3 मुखों का बना हुआ है। 4 मुखों का क्या था, देख रहा है कि कौन क्या चल रहा है। तो मेजरली मेरे को क्या बात करनी है? मेजरली मुझे ये बात करनी है कि अब एक तो आ गई है रिच पर्सनैलिटी पे ट्रेड। क्या हो गया कि भाई थिंकिंग क्या करें, ट्रेड सिंपल सी दिखी। जो रिच पर्सनैलिटी में एक ट्रेड दिखी कि एक व्यक्ति वो जो मान के चलो इन्फ्लुएंस हो गया संगति के संग, क्या बोलते धीरे धीरे गुंडा बन के गलत काम करने लगे, ड्रग्स बेचने लगे, ये बेचने लगे। ठीक है, अब दूसरी ट्रेड क्या दिखी कि रिच पर्सन पे लूप होल्स बना ली, लूप होल्स क्रिएट कर लिए। जैसे कि मान के चलो चांदी बेच दी, ये सारी चीज़, ये ऑब्जर्वेशन वाली है। ठीक है, ये लूप होल्स वाली है, लूप होल्स क्रिएट कर लिए। लूप होल्स कब क्रिएट करें? पहले इंट्रोवर्ट था, फिर एक्सट्रोवर्ट बना, ये बनते हैं एक्सट्रीम रिच। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी वाले कौन से आ गए? तीसरी कैटेगरी वाले वो व्यक्ति आ गए जो यूनिवर्सली लोगों को समझ रहे, इंजीनियरिंग सीखी, सोशोलॉजी या साइकोलॉजी में लगा रहे। ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ा, सक्सेशन उठाया, स्टॉक मार्केट में पैटर्न में लगा रहे, एनालाइजेशन में लगा रहे। ये कोई परफेक्टिव पर्सन नहीं है, इनके पास कोई स्किल नहीं है, बस इनका ब्रेन इस तरीके से ऑब्जर्व करता है कि चीज़ें समझ जाता है। ये देखो 10,000 रुपये लिमिट है, 10,000 से ऊपर नहीं कमा सकते, कैसे हम वे करें? तो यहाँ पे ये समय के संग स्किल्स मेड करेंगे। समय के संग कैसे? जो लूप होल्स बनाने वाला व्यक्ति था उसके पास एक स्किल थी कि वो कम्युनिकेशन करना जानता था, बातें करना जानता था, लीड करना जानता था, लोगों को एकत्रित करना जानता था, लोगों से काम करवाना जानता था। परफेक्टेड पर्सन का आधा रूप था, परफेक्टेड पर्सन का व्यक्ति था वो। एक जो इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस मतलब कैसे, मतलब कि मैं समझाता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिच पर्सन की ट्रेट में क्या होगा? मैं एक जगह रह रहा हूँ, मैंने ड्रग बेचना चालू कर दिया, धीरे धीरे मेरे अंदर खुलापन आ गया, मैं रेप वगैरह मैं बुरी संगतों में पड़ गया और धीरे धीरे बुरी संगतों से पैसा आने लग गया। मैं रिच बन गया, अमीर बन गया, पर संतुष्ट नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, लालची। अब आ जाता है एक परफेक्टेड पर्सन। परफेक्टेड पर्सन मतलब कि जिसकी किस्मत में लिखा होता है कि बॉटम से अप टू बनेगा। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती है जो मैं थर्ड वाले में बताऊंगा, फर्स्ट वाले। तो फर्स्ट कैटेगरी में ये आ गया कि रिच पर्सन में क्या होगा, लूप होल्स बना लेगा,
देखेगा, जैसे स्कैम्स का हमने देखा है ना, कि स्कैम्स का क्या देखा भाई, कि अब्दुल दहलवी ने क्या करा था भाई, यही करा था कि कागज़ों में स्टैंप में वो देख लिया और धीरे धीरे पैसा बनाने लग गया। ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए चाहिए दिमाग, इसके लिए चाहिए कम्युनिकेट कराना, इसके लिए चाहिए लीडरिंग, कि 10 बंदों को कैसे वर्क करो। तो इनके अंदर स्किल्स हैं, ये स्किलफुल पर्सन है, इनके अंदर एक ट्रेट होती है। जैसे धीरू भाई अंबानी के पास भी एक ट्रेट थी कि वो हर एक व्यक्ति का नाम याद कर करते थे, तो इनके अंदर एक खूबी होती है। फिर तीसरा आता है परछायांतर व्यक्ति। परछायांतर व्यक्ति का मतलब कोई ट्रेट नहीं है, कोई वो नहीं है, खुद ईश्वर है, अर्थात आएगा बना के जाएगा और एक्सट्रीम रीच की पोजीशन पालेगा। एक्सट्रीम रीच का मतलब ये है लेवल्स है, ये सब लेवल्स, एक स्टेज के बाद और अपर और अपर। तो ये जो सबसे टॉप की अप होती है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति होगा इसके पास कोई स्किल नहीं है, पर ये समय के संग भी सीखेगा। समय के संग कैसे, सोचो, ये व्यक्ति है रिच बनने चला है, तरीके देखेगा, यूनिवर्सली लोगेगा, ये जान जाएगा हकीकत में कि वास्तविकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कि ज़्यादा जानेगा अधिकतर, ये अधिक से ज़्यादा जानेगा। परफेक्टेड पर्सन वर्ल्ड के अंदर जानता है, ये इनर आउट ऑफ द वर्ल्ड जानता है। वो गॉड का आपको पता ही है, गॉड सब कुछ जानता है। तो गॉड फादर कौन है, गॉड फादर जो खिलाएगा वो ये खिलाएगी। गॉड फादर मतलब कि सब कुछ जानेगा, ए टू जेड, ए टू जेड। धीरे 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 समय के साथ लूप्स बनाएगा, क्रिएट करेगा, फाउंड नहीं करेगा, क्रिएट करेगा, पैदा करेगा समय के साथ। अभी कोई ड्रग्स नहीं बेचेगा, ये कोई वो नहीं बेचेगा, तस्करी नहीं करेगा, ये सारी चीज़ नहीं करेगा। ये सिस्टम में रहकर सिस्टम के अंदर जानेगा कहाँ रूल्स ब्रेक करने, कहाँ नहीं ब्रेक करने। ये वही व्यक्ति है समझदार जो कह रहा है कि परफेक्ट बनने से कोई नहीं चला कि भाई वहाँ पे युद्ध चल रहा है तो तुम सीधा परफेक्ट बन जाओ। जहाँ लगे सिचुएशन में कि अभी चुप रहने में फ़ायदा है, वहाँ चुप रहो। इस समय के संग इसकी बुद्धि का विकास होगा और इतना मैच्योर हो जाएगा, परफेक्ट से परफेक्ट ज़्यादा खिलाएगा। क्यों, अब देखना ये परफेक्ट से ज़्यादा परफेक्ट क्यों खिलाता है। परफेक्टेड पर्सन, अब देखना ये सभी चीज़ों में संपन्नता कैसे पाएगा। सतो कुंडलियाँ हमारी, सतो ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं, सतो ज्ञान से हमारी पूर्ण पहचान हो जाती है, ठीक है, हमें पूर्ण पहचान ज्ञात हो जाती है। सतो ज्ञान में अगर मैं एक एक कुंडली को डेवलप करूँ या मेरी सतो कुंडलियाँ परफेक्ट हो गया, मैं सप्तऋषि बन गया। तो एक है परफेक्टेड पर्सन सप्तऋषि, एक है परम सप्तऋषि। परम सप्तऋषि मतलब कोई भी कुंडली पूर्ण नहीं है, धीरे 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 बचपन से बचपन तक अब पनप रही है, ठीक है ना। समय के संग इतनी डेवलप हो गई कि अब वो मैच्योरेशन का भी असर है। कहते हैं ना, गरीबी का कुछ असर ही कुछ और है और अमीरी का इन्फ्लुएंस जरूर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा सा सेंस ये है कि देखो जो व्यक्ति इस पर ट्रेड ये है डिफरेंट। एक व्यक्ति बेसिक पकड़ लिया, वो बेसिक में इसलिए क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ना तो स्किल्स को अपना रहा, ना डिसिप्लिन को अपना रहा, ना कंसिस्टेंसी को अपना रहा, कोई भी गुड फैक्टर को नहीं अपना रहा, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या कर रहा है, कह रहा है मैं दुनिया के नुकसान नहीं चलूँगा, ठीक है। पर समय के संग इसने खुद ने क्रिएट कर लिया, खुद ने मेक कर लिया, खुद ने अंडरस्टैंड कर लिया, खुद ने थिंक कर लिया, खुद ने इंटेलेक्चुअलिटी बिल्ड कर ली, और देन इसने किसी और नामों से उन्हीं चीज़ों को एक्वायर करने लग गया, वर्क करने लग गया। कोई नाम मैटर नहीं करते कि कंसिस्टेंसी क्या करी, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, जरूरी नहीं मैं यूँ कहूँ मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ अपना, और काम करते करते तुम रियलिटी में कंसिस्टेंसी की प्रोसेस अपना रहे हो। प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनपुट मैटर नहीं करेगा, पर इनपुट से आउटपुट मैटर करेगा। पर इनपुट जरूरी नहीं, मेथड बहुत मैटर करता है कि प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। मटेरियल मैटर करता है। अगर यूँ मान के चलो लकड़ी में कार्बन है, हड्डी में कैल्शियम है, तो स्ट्रेंथ अत्यधिक है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ अत्यधिक है। पर लकड़ी से भी वो स्ट्रेंथ बनाई जा सकती है अगर मेथड ऑफ प्रोसेस आता हो, तरीका बदल जाएगा। ये तो तरीका बदल लो, मैंने कही थी परिस्थिति बदल लो या स्वयं बदल लो। स्वयं मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी सॉलिड टीचिंग या कोई भी पहचान, और परिस्थिति मतलब प्रक्रिया, आसपास का वातावरण या कोई तरीका बदलोगे, वो बदलोगे तो एक सिचुएशन या एक कोई बिल्ड होगी, कोई चीज़ क्रिएट होगी, वो आउटपुट कहलाएगा, ठीक है ना। तो मेजरली आपको, और फिर इसकी क्या हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी, एक स्किल बन जाएगी। इंजीनियरिंग से स्किल बन जाएगी, स्किल एक मेमोरी है, ठीक है, कि मेमोरी स्किल्स होती है। और इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होती है, एक सीपीयू होती है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो चलती है, ठीक है, जो थिंक करती है, जो हमें ह्यूमन बनाती है, टिंकरिंग हमारी, ठीक है। तो रियल आइडेंटिटी इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग इज नॉट अ स्किल, बट कि स्किल एक मेमोरी है जो कि ये बता देती है कि हाँ आउटपुट ये बना, तो ये कैसे बना, क्या इनपुट था, क्या प्रोसेस था और क्या चीज़ थी, ये स्किल्स बताती है। मुझे कोई चीज़ बनानी, कॉपी बनानी, कब वो बनानी, तो यूनिवर्सली मैं कहूँ तो ये स्किल परफेक्ट ये चीज़ बनाती है। पर इंजीनियरिंग परफेक्ट ये चीज़ नहीं बनाती। इंजीनियरिंग केवल ये बताती है कुछ न्यू इन्वेंट कर लेना, ठीक है।
जो भी हम कुछ सीखते हैं, इसलिए मैंने कहता है स्किल्स हमेशा दूसरों से सीखी जाती है। इंजीनियरिंग खुद से सीखी जाती है, खुद के अलावा किसी से नहीं। स्किल्स भी खुद से डेवलप करी जा सकती है, पर क्रिएट करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, डेवलप की। तो स्किल्स डेवलप करो तो सोसाइटी का देखो, नेचर के दो तरीके से मीनिंग समझे जा सकते हैं। स्किल नेचर में मतलब कि हर व्यक्ति तुम्हें कहेगा स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप। अब दो तरीके व्यक्ति हो सकते हैं। एक नेचर में वो समझे, जो सामान्य व्यक्ति समझ रहा है कि स्किल डेवलप करने का मतलब ये है कि दूसरों से स्किल सीख कर खुद के अंदर एक्वायर कर लो। ठीक है, आप सिस्टम के अंदर वर्क करते हो। एक कहता है खुद से कोई एक ऐसी स्किल बना लो जो आज तक नहीं बनी हो। तो अंतर पड़ गया ना, परसेप्शंस का चेंज हो गया ना, थोड़ा सा मैटर करेगा। अब यहाँ पे यही समझना है कि देखो, एंड टू एंड मैं जो बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति थर्ड कैटेगरी वाला है वो यही है कि समय के संग मैच्योर होगा, समय के संग डेवलप होगा, समय के संग बेटर टू बेटर बनेगा। क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, आज भूल गया हूँ। मतलब परछायंत पर्सन व्यक्ति जो होता है, परछायंत मतलब स्वरूप जो व्यक्ति होता है, वो कुछ जानता तो नहीं है, ना ही उसके पास कोई स्किल होती है, पर समय के संग स्किल डेवलप कर लेता है। कैसे? यही चीज़ मेरे को बतानी थी कि जो परफेक्टेड पर्सन है वो जब गलत चल रहा तो धीरे धीरे उसने खुद की डेवलप कर ली। अब उसने एक बेसिक से एक स्किल अपनी, एक कोई क्राइटेरिया, कोई ट्रेड जो लिया कि भाई मुझे इस चीज़ में वर्क करना है, मुझे स्टॉक मार्केट में अपना जीवन बनाना है, स्टॉक मार्केट में ये एक चीज़ में संपन्न होगा, पैसा कमा लेगा, सब कुछ कमा लेगा, वेल्थ कमा लेगा, बिल्कुल रिच पर्सन बन जाएगा। वो एक्सट्रीम रिच नहीं बनेगा, रिच पर्सन बनेगा। रिच पर्सन का मतलब हो सकता है 10,000 करोड़ की, 1 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति बना ले, जो और व्यक्ति सपना करते हैं। पर ये एक्सट्रीम रिच ये नहीं कहलाता। एक्सट्रीम रिच पता है कौन कहलाता है? रिच का मतलब होता है संपन्न व्यक्ति और संतुष्ट व्यक्ति, जो व्यक्ति खुश है सबसे ज़्यादा, ये रिच कहलाता है यूनिवर्सनली। अगर आप यूँ सोचते हो कि पैसा सब कुछ मैटर करता है, ये आपकी सोच है। पैसा पालो, जितना गूदा हो पालो, उसके बाद मैं अपने आप दिखा दूंगा मेरे लॉस कैसे वर्क करते हैं। और ये हकीकत है, ज़िंदगी झंड हर एक व्यक्ति की है, बस एक की छोड़ के, एक्सट्रीम रिच पर्सन की, क्योंकि इसकी बेचारे की ज़िंदगी शुरुआती से झंड है। ये जीवन भर दुखी रहता है। क्यों? चिंतन, कहते चिंतन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारियों में बनाता है। चिंतन, लालच नहीं होता, वैसे चिंतन नहीं होता है। चिंता मतलब सब कुछ जानने की भूख, कभी ना समाप्त होने वाली, ये हमेशा से दुख रखती, इसलिए ये भारी रूप से सुखी रहता है। मैंने कहा था बैलेंस बनाती नेचर। तो एंड टू एंड क्या समझना है, यही चीज़ समझनी है कि जो रिच में और एक्सट्रीम रिच में क्या अंतर है। रिच को अपनी एक फील्ड मिली, बेसिक्स में उसको रुकावटें आ रही थी क्योंकि वो अपना नहीं रहा था। धीरे धीरे उसने खुद ने मेक कर ली प्रोसेसिंग, और क्या उन्होंने फिर रियलाइज़ करा कि हाँ यार ये व्यक्ति सही कह रहा था, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो लाइफ के संग एक बेटर वो किया, मैच्योर हो गया। और मैच्योर का मतलब मैंने पहले बताया था, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी डिसिप्लिन में जाओ, उसके अनुसार इन्फ्लुएंस हो जाओ, ये मैच्योरिटी कहलाती है। या उसके अनुसार तरीके सीख लो, या उसके अनुसार रहन सहन सीख लो, या उसके अनुसार अपने आप को डेवलप कर लो, या उसके अनुसार उससे थोड़ा सा अलग तरीक़ों से अपने आप को मॉडिफाई कर लो, ये मैच्योरेशन कहलाती है। वहाँ पे गए, ये सब यूनिवर्सनली बता रहा हूँ मैं। यूनिवर्सनली मतलब किसी भी जगहों पे एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, इसके फिनोमिनास अपना के क्रिएट कर सकते हो। वहाँ गए, एक स्किल पे, एक बेसिक से एक्सपर्ट बन गए, तुम्हारी लाइफ में परफेक्टेड है। योर लाइफ इज़ परफेक्टेड। ये है परफेक्ट पर्सन। अब आएगा परछायंत व्यक्ति। इसके शुरुआत से बस एक ही तरीके से इसको अलग बनाएगा। ये भी जान गया समय के संग धीरे की अमीर व्यक्ति रूल्स दूसरे अमीरों के लिए बनाते हैं ताकि वो अमीर ना बन सके, ताकि उनकी वैल्यू कम ना हो, ठीक है ना। वरना अगर एक ही जगह पे 10 अमीर हो जाएंगे तो अमीरी का कोई मतलब ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये एक बेसिक की जगह 10 बेसिक जान रहा है। ये फिलोसफी भी जान रहा है, ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी जान रहा है, ये वो भी जान रहा है, ये वो भी जान रहा है। ये पॉली मैथमेटिशियन है, ये 10 चीज़ों के जान रहा है। तो ये यूनिवर्सनली जानेगा, जैसे मैं जानता हूँ यूनिवर्सनली। तो ये कोई पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, समय के संग बीतेगा, चीज़ें सीखेगा, एक फील्ड में भी स्पेशलिस्ट हो जाएगा, अलग फील्ड में भी स्पेशलिस्ट, कई फील्डों में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, अनेकों फील्डों से खुश रहेगा। ये है, पर इसका ये इतना डाइवर्सिफाइड ही इसको चिंतन ओवरलोड करेगा, और ये ओवरलोडिंग इसको ज़िंदगी भर तंग करेगी। ये ज़िंदगी भर एक चीज़ के लिए दुखी रहेगा, पर बाकी चीज़ों के लिए सुखी रहेगा। और इससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो क्योंकि ये इच्छा मुक्त है। तो ये ही सबसे बड़ा एक्सट्रीम रिच पर्सन है। ये है एक्सट्रीम रिच क्राइटेरिया। एक्सट्रीम रिच का मतलब ये है 1 ट्रिलियन डॉलर, 1000 ट्रिलियन डॉलर भी पार कर लेगा। कैसे? क्या कभी यही चीज़ सुनने वाला यूँ मुझे कहेगा, या मैं अपने आप को ही कहता हूँ, कभी 1000 ट्रिलियन देखे भी है जो इतनी बात कर लो। शेयर्स और स्टॉक्स के भाव ऐसे ही बढ़ते हैं। 3 चीज़ों से फिनोमिना से मैं बता रहा हूँ।
सोचो, मैं एक शराब बेच रहा हूँ, शराब की वाइन बेच रहा हूँ, मेरे पास पूरी दुनिया को मैंने नज़र लगा दी कि शराब खरीदो, तो क्वांटिटी में मेरी शराब बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत ज़्यादा। सेकंड लो, दूसरा नियम, एक शराब की बोतल मात्र 10 रुपये में बन रही है, बिक 1000 रुपये में रही है। मार्केटिंग इस तरीके की करिए कि 990 में, उसमें से मेरे को 400 रुपये बच रहे हैं, बहुत बड़ा वेटेज, क्वालिटेबल। थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा नियम एब्स्ट्रैक्ट। क्या है एब्स्ट्रैक्ट? कम से कम समय में, प्रतिदिन में एक व्यक्ति 2 बार शराब खरीद रहा है, क्योंकि टेस्टी इतना बढ़िया है कि 2 बार डेली खरीद रहा है, और ऐसे इतनी बार कि मतलब कम से कम समय में रिटर्न आ रहा है, कम से कम समय में डिमांड आ रही है, और यही है सप्लाई चेन सबसे इफेक्टिव। ये है 3 नियम। चौथा कारक क्या है? चौथा कारक मैंने लिख रखा है, मुझे याद नहीं है, 3 तो मुझे याद थे। चौथा कारक यहाँ लिख रखा होगा, हाँ नहीं, सारी कॉपी में, हाँ मैं कॉपियाँ कई सारी रखता हूँ, ठीक है। नहीं इसमें भी नहीं, तो किसमें है भाई चौथा कारक? बता रहा हूँ, इस वाली में होगा साहब, अच्छा इस वाली में होगा साहब, हाँ ये रहा चौथा कारक, प्रचार या एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग, डिमांड एंड सप्लाई। देखो सप्लाई का मतलब, जो लोग समझते हैं कि सप्लाई का मतलब सप्लाई होता है, देखो मैं भी कहता था कि मार्केट में रियलिटी में डिमांड और सप्लाई नहीं चलती, पर डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है? देखो डिमांड मतलब लोगों को चाहिए क्या, ठीक है, लोगों को जो चाहिए वही आप बेचोगे, ठीक है, जो उनको यूज़ में आ सके वही आप बेचोगे, ये है डिमांड। सिंपल मीनिंग में जो हर एक व्यक्ति समझ सकता है, हर एक व्यक्ति का मतलब मैं अपने जैसे ट्रेड वालों को कह रहा हूँ, हम नहीं समझते, हम बहुत सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं। और सप्लाई का मतलब ये है वेब। सप्लाई कोई वो नहीं है कि वो डिमांड ज़रूरत है ये पड़ी और सप्लाई इतनी कर दी, नहीं, सप्लाई मतलब एक वेब मतलब मैं 10,000 की सैलरी कमा रहा हूँ, 10,000 में से मैं बाइक में पेट्रोल भी भरवा रहा हूँ, उसमें भी मेरी GST कट रही है, मैं क्या बोलते हैं 10,000 रुपये में से कहीं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, उधर से मुझे कुछ रिटर्न आ रहा है। ये पूरा जो वेब आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं बच रहा, यही सप्लाई चेन कहलाती है टोटली, ठीक है। तो चौथा कारक क्या होता है? प्रचार, एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग, डिमांड एंड सप्लाई, या नेचर, इन्फ्लुएंस या ह्यूमन एडिक्शन। मतलब कि कहने का मतलब क्या है? चौथा कारक क्या है? चौथा कारक ये बता रहा है कैसे प्रचार करो। जितना ज़्यादा पैसा फूकोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि नेचर का एक बेटर वो है कि अगर तुमने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न आना पक्का है। अगर निष्कर्म कर्म जब कर लिया तो फल कभी विफल नहीं होगा, और जब तक कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। ये है एक्सट्रीम बेस्ट क्राइटेरियाज।